एक क्वाइट क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में बिजी थे, जबकि चिन फैन अपनी डेस्क पर सर झुकाए गहरी नींद में सो रहा था। अचानक वो एक गैस्ट के साथ झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें पैनिक से पूरी तरह खुल गईं। उसने दोनों हाथ डेस्क पर पटकते हुए जोर से चिल्लाया, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी अचानक हुई हरकत से पूरी क्लास कंप्लीटली स्टन्ड रह गई। चिन फैन अपने हाथों को देखते हुए पैनिक में सोचने लगा, क्या मैं सीधा हेल में आ गया हूं? लेकिन उसकी बात सुनकर क्लासमेट्स तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगे कि शायद चिन फैमिली से एक अबैंडन डॉग की तरह निकाले जाने का सपना देख रहा है। चिन फैन डिसबिलीफ में अपने हाथों को देखता रहा। उसे याद आ गया कि इससे पहले उसका बॉडी लिटरली ऑब्लिटरेट करके पीसेस में टेयर अपार्ट कर दिया गया था। फिर उसकी नजर डेस्क पर पड़ी, जो हर तरफ कार्व्ड इंसल्ट से भरी हुई थी। तब रियलिटी उसके दिमाग में एकदम से हिट हुई। वो सच में 500 इयर्स पास्ट में रिग्रेस कर चुका था, और वो भी अपनी लाइफ के सबसे डिप्रेसिंग एरा में, अपने फ्रेशमैन ईयर में। उस वक्त उसकी पूरी ब्रांच को मेन चिन क्लैन से नीचा दिखाकर बाहर निकाल दिया गया था। उसका क्लासमेट वोंग शी हुआन और उसकी खुद की फियांसे जाओ जुआन उसके डाउनफॉल का रिलेंटलेसली मजाक उड़ाते थे। इवेंचुअली उसके पेरेंट्स ने स्क्रैच से एक बिजनेस खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी सिचुएशन इंप्रूव होने लगी और लगने लगा कि चीजें फाइनली बेटर हो रही हैं। लेकिन तब उसके करप्ट सेकंड अंकल ने उनके खिलाफ साजिश रच दी। उसने चिन फैन के पेरेंट्स को फ्रेम करके जेल भिजवा दिया। आखिर में दोनों पेरेंट्स प्रिजन के अंदर ही रिजेंटमेंट और हेट्रेड से भरे हुए मर गए। इसके कुछ ही टाइम बाद डी फैमिली ने चिन फैन के दोनों पैर ब्रूटली तोड़ दिए, जिससे वो कंप्लीटली क्रिपल्ड हो गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि चिन फैन की ट्रैजिक फेट ने उसकी गर्लफ्रेंड इनो को भी अपने साथ नीचे खींच लिया, जिसकी वजह से आखिर में उसकी भी ट्रैजिक डेथ हो गई। ब्रोकन, क्रिपल्ड और कंप्लीटली अलोन, चिन फैन को एब्सोल्यूट डिस्पेयर में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वो डेथ के बिल्कुल एज पर पहुंच गया, तब उसके सामने एक मिस्टीरियस मास्टर अपीयर हुआ। उस ओल्ड मास्टर ने डिक्लेयर किया कि चिन फैन हेवनली डाओ द्वारा चोजन वन था। चिन फैन उस मास्टर के साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला गया। वहां एक सेंचुरी तक ब्रूटल ट्रेनिंग करने के बाद वो अज्योर कॉन्टिनेंट का सुप्रीम होली एम्परर बन गया। अब वो कंप्लीट इमॉर्टैलिटी अचीव करने से सिर्फ एक फाइनल ट्रिबुलेशन दूर था। लेकिन जैसे ही डिवाइन लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, टेरिफाइंग हेवनली लाइटनिंग ने उसके बॉडी को टेयर अपार्ट कर दिया और उसके स्पिरिचुअल कोर को अल्टीमेट हेल जैसी सफरिंग से गुजरना पड़ा। उसकी अपनी हेट्रेड ने एक टेरिफाइंग इनर डीमन को जन्म दे दिया, और इसी इनर डीमन ने उसकी असेंशन को बर्बाद कर दिया। लेकिन समहाउ ट्रिब्यूलेशन ने उसकी सोल को टाइम में पीछे भेज दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने पुराने हाई स्कूल यूनिफॉर्म में था। उसके फेस पर एक डार्क ग्रिन स्प्रेड हो गई। फिर वो अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। चिन फैन को रियलाइज हो गया कि यूनिवर्स ने उसे सेकंड चांस दिया था अपने सारे एनिमीज को दोबारा टेयर अपार्ट करने का। उसकी क्रेजी लाफ्टर देखकर क्लासमेट्स उसे ऐसे घूरने लगे जैसे वो कंप्लीटली अपना दिमाग खो चुका है। तभी वोंग शी हुआन ने अपनी स्लीव्स रोल अप की और डिसाइड किया कि वो खुद चिन फैन को रियलिटी में वापस लाएगा। लेकिन चिन फैन बिल्कुल अनबॉदर्ड था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पास्ट लाइफ की हर एक ग्रज सेटल करना। शी हुआन उस पर एक फिंगर भी रख पाता उससे पहले ही चिन फैन ने उसे एक पावरफुल स्ट्राइक मारकर सीधा डेस्क के पार दे मारा। चिन फैन ने ट्रेम्बलिंग शी हुआन को कोल्डली घूरा और डिक्लेयर किया, मेरी पास्ट लाइफ का एक एक एनिमी, सबको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। शी हुआन फ्लोर पर पेन में कराहने लगा, जबकि आसपास के स्टूडेंट्स कंप्लीट हॉरर में पीछे हट गए। उसका करंट मॉडल बॉडी वीक था, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की सिर्फ एक टाइनी स्पार्क को फ्लेक्स करना भी उसके फ्यूचर को कंप्लीटली रीराइट करने के लिए इनफ था। तभी टीचर ने क्लासरूम का डोर जोर से खोला और टॉप ऑफ हिज लंग्स चिल्लाया, साइलेंस। टीचर ने क्रिटिकल प्रिपरेशन आवर्स के दौरान क्लासरूम में केओस क्रिएट करने के लिए पूरी क्लास को डांटना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने तुरंत चिन फैन की कंप्लेन कर दी। चिन फैन बिना किसी रीजन के अचानक बेजर्क हो गया। टीचर ने चिन फैन की पुअर बैकग्राउंड को देखते ही डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन बना लिया। चिन फैन ने भी टीचर की तरफ कोल्डली देखा। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, जब यही हिपोक्रेट टीचर उसकी हेल्पलेस सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे और नीचा दिखाता था। टीचर ने पनिशमेंट के तौर पर चिन फैन को क्लासरूम से बाहर हॉल में निकाल दिया। लेकिन टीचर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चिन फैन उसका डार्केस्ट सीक्रेट जानता था। चिन फैन ने कैजुअली सबके सामने टीचर को कॉल आउट कर दिया। उसने एक्सपोज कर दिया कि टीचर ने अपना सर्टिफिकेट खरीदा था और उसकी एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक थी। पूरा क्लासरूम शॉक में चला गया। सबको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि चिन फैन डायरेक्टली डीन ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रहा है।
डीन कंप्लीटली लूज हिज टेम्पर कर बैठा और चिन फैन पर चिल्लाने लगा कि वो उससे जवाब देने की हिम्मत कैसे कर रहा है। लेकिन चिन फैन 1 इंच भी नहीं डरा। उसने करप्ट डीन के कांड एक एक करके एक्सपोज करने शुरू कर दिए। उसने बताया कि डीन रिच फैमिलीज से ब्राइब्स लेता था, जबकि पुअर स्टूडेंट्स को फोर्सफुली स्कूल छोड़ने पर मजबूर करता था। उसने ये भी एक्सपोज किया कि डीन उसके बुलीज को प्रोटेक्ट करता था, दूसरों के लेसन प्लान्स प्लेजराइज करता था और इतना इनकॉम्पिटेंट था कि एग्जाम क्वेश्चंस तक प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। चिन फैन को अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, जब वो इस पावर ट्रिप के सामने कंप्लीटली हेल्पलेस था। लेकिन इस बार वो किसी के सामने बो डाउन करने वाला नहीं था। जब डीन के पास और कोई कार्ड नहीं बचा तो उसने चिन फैन को 1 वीक सस्पेंशन दे दिया और स्कूल बोर्ड से और पनिशमेंट दिलवाने की धमकी दी। चिन फैन एक स्टेप आगे बढ़ गया। वो अपनी पास्ट लाइफ का एक एक डेट इसी वक्त कलेक्ट करने के लिए रेडी था। डीन जानता था कि सस्पेंशन उसका गो टू मूव था, इसलिए चिन फैन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उस स्माइल को देखकर डीन के अंदर पैनिक फैल गया। लेकिन डीन ने सिचुएशन को और भड़काते हुए चिन फैन के पेरेंट्स को बीच में ड्रैग कर लिया। वो घमंड से बोलने लगा कि पास्ट में चिन फैन के पेरेंट्स उसके सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांगते थे। फैमिली का नाम सुनते ही चिन फैन एकदम रुक गया। उसकी आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट भर गया। वो डीन को लीथल गेज से घूरते हुए बोला, क्या तुमने अभी मेरे फैमिली को इंसल्ट किया? डीन अपनी धमकी पूरी भी नहीं कर पाया था कि चिन फैन अचानक आगे लंच कर गया। उसने डीन के फेस पर एक ब्रूटल पंच मारकर उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। डीन फ्लोर पर पड़ा हुआ कंप्लीटली स्टंट था। चिन फैन धीरे से क्लासरूम की तरफ मुड़ा। पूरा क्लासरूम शॉक में बिल्कुल साइलेंट था। फिर चिन फैन सबके सामने एक कोल्ड वार्निंग देता है, अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वही होगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं। डीन अपने ब्रूज जॉ को पकड़कर डरते हुए एक और वीक थ्रेट देता है कि वो चिन फैन को स्कूल से एक्सपेल करवा देगा। चिन फैन उसकी तरफ नीचे देखते हुए कोल्डली कहता है कि सिर्फ उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से डीन को अभी तक सिर्फ एक स्लैप ही मिला है। डीन प्रेशर के सामने कांपने लगता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली टूट चुका था। चिन फैन जानता था कि उसे अभी और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म ठीक करता है और घर में आने वाली एक इंपॉर्टेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए स्कूल से निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद चिन फैन स्लम्स में वापस पहुंचता है। 500 साल बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इस जगह पर कदम रखेगा। पास्ट लाइफ में उसकी ग्रैंडमदर की छोड़ी हुई ये रन डाउन प्रॉपर्टी ही उसके फैमिली को समहाउ सर्वाइव करने में हेल्प करती थी। तभी एक फेमिलियर वॉइस उसे बुलाती है। उसके डैड घर से बाहर आते हैं और कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि वो क्लास में होने के बजाय इतनी जल्दी घर क्यों आ गया। अपने पेरेंट्स को जिंदा देखते ही चिन फैन की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी पास्ट लाइफ में उनकी एग्जीक्यूशन की पेनफुल मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड होने लगती हैं। अपने बेटे को रोते हुए देखकर उसकी मॉम इंस्टेंटली पैनिक कर जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें बुली किया? चिन फैन बिना कुछ कहे दोनों पेरेंट्स को टाइट हग कर लेता है। वो उन्हें रीअश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है और बस उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। उसके पेरेंट्स उसके सडन इमोशनल ब्रेकडाउन को देखकर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। उसके डैड उसे टफ बनने की एडवाइस देते हैं। चिन फैन डिटर्मिनेशन के साथ प्रॉमिस करता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा। अपने पेरेंट्स को एब्सोल्यूट रिजॉल्व के साथ देखते हुए वो दिल में कसम खाता है, इस बार मैं तुम दोनों को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। उसके वर्ड सुनकर पेरेंट्स स्माइल करते हैं, लेकिन ये स्वीट फैमिली मोमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक एक लग्जरी कार उनके घर के सामने आकर रुकती है। कार के अंदर से एक वॉइस आती है जो मॉक करते हुए बोलती है कि लगता है पूरा फैमिली आज कन्वीनियंटली एक जगह गैदर हो गया है। चिन फैन तुरंत कार के अंदर बैठे जो हंग को पहचान लेता है। ये वही करप्ट आदमी था जिसने उनके फैमिली की हेल्प लेने के बाद उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपा था। चिन फैन के डैड कंफ्यूजन में ओल्ड जो को ग्रीट करते हैं, लेकिन चिन फैन को क्लियरली याद है कि पास्ट लाइफ में इसी हिपोक्रेट ने उसके सेकंड अंकल के साथ मिलकर उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। तब जाओ शुआन कार से बाहर निकलती है और अपने डैड से कहती है कि उन गरीब लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो। अपने एरोगेंस में डूबी जाओ शुआन चिन फैन को देखकर कहती है, तुम जैसे लूजर मेरी शूज कैरी करने के भी लायक नहीं हो। चिन फैन बस साइलेंटली उसकी तरफ देखता है। उसकी वीक ट्रैश टॉक से वो बिल्कुल अनबॉदर्ड था। जाओ शुआन कुछ पेपर्स निकालकर अनाउंस करती है कि वो उनकी एंगेजमेंट तोड़ रही है क्योंकि दोनों फैमिली सपोजिटली कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट वर्ल्ड्स? चिन फैन को ये बात ऑलमोस्ट लाफेबल लगती थी। उसे पता था कि असली में कौन किसके ऊपर खड़ा था। रिजेक्शन पेपर्स को देखते हुए चिन फैन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है।
उसे पता था कि उनके खिलाफ उसकी रिवेंज अभी सिर्फ शुरू हुई थी। जाओ शुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चिन फैन कभी भी उसके साथ रहने के लायक नहीं हो सकता। लेकिन चिन फैन की मदर तुरंत जवाब देती हैं। वो रिमाइंड करती हैं कि असल में जाओ फैमिली ही थी जो पास्ट में इस मैरिज के लिए उनके सामने बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। चिन फैन की मदर डिसबिलीफ में ओल्ड जो से पूछती हैं कि क्या वो सिर्फ उनके फैमिली की इंसल्ट करने के लिए इतनी दूर आया है। ओल्ड जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी डॉटर को फेक स्कोल्डिंग देता है, लेकिन जाओ शुआन तुरंत पलटकर बोलती है कि चिन फैन की ब्रांच अब रियल चिन फैमिली का पार्ट भी नहीं रही। चिन फैन आगे बढ़ता है और सिचुएशन क्लियर करता है। वो सबको रिमाइंड करता है कि पास्ट में सिर्फ उसके फादर ने जाओ फैमिली को सेव किया था। फिर वो एक एक करके बताता है कि उसके फादर ने जाओ फैमिली के लिए क्या क्या किया था। उनकी ट्यूशन फीस, स्टार्टअप कैपिटल, बिजनेस कनेक्शंस, सब कुछ उसके फादर ने प्रोवाइड किया था। चिन फैन उनसे सीधा पूछता है, अगर मेरे फादर नहीं होते तो क्या तुम्हारी जाओ फैमिली आज एग्जिस्ट भी करती? वो उनके गुड कॉप बैड कॉप ड्रामा को भी क्लियरली समझ रहा था। उसके फादर सिचुएशन को काम करने की कोशिश करते हैं और चिन फैन से कहते हैं कि बस अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। ओल्ड जो हिपोक्रिटिकली अपना डेट एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है कि अब उसे अपनी डॉटर के फ्यूचर को प्रायोरिटी देनी होगी। तब जाओ शुआन रूडली 10 मिलियन ऑफर करती है और कहती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। उसका डैड तुरंत उसे डांटता है और कहता है कि कम से कम ये फसाड तो मेंटेन करो कि वो सिर्फ अपना डेट रीपे कर रहे हैं। चिन फैन उनकी रिडिकुलस ऑफर का मजाक उड़ाता है, लेकिन सीक्रेटली उसे पास्ट लाइफ सब कुछ याद आ रहा था। उसे याद था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलने के तुरंत बाद जो हंग ने उसके पेरेंट्स के बिजनेस को सैबोटाज कर दिया था। जाओ शुआन गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो चिन फैन पर चिल्लाते हुए अक्यूज करती है कि वो एक पुराने स्क्रैप ऑफ पेपर को यूज करके उनके फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वो चिन फैन को स्लैप करने के लिए हाथ उठाती है। वो चिल्लाती है, तुम जैसे पथेटिक नोबडी कभी भी मेरे लायक नहीं हो सकते। लेकिन उसका स्लैप चिन फैन तक पहुंचने से पहले ही चिन फैन उसकी रिस्ट को हवा में ही पकड़ लेता है। जाओ शुआन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चिन फैन उसकी रिस्ट को टाइटली स्क्वीज करते हुए कोल्ड वॉइस में वार्निंग देता है कि अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं होते तो तुम और तुम्हारा फादर आज यहाँ से ठीक ठाक नहीं जाते। जाओ शुआन पेन से विंस करने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसे वो एक यूजलेस ट्रैश समझती थी, उसके पास इतनी इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। चिन फैन बिना किसी हेजिटेशन के उसे सीधा फ्रंट डोर के बाहर थ्रो कर देता है। बूम! जाओ शुआन बाहर कंक्रीट पर जाकर गिरती है, बिल्कुल डर्टी ट्रैश के पास। चिन फैन कैजुअली उसकी तरफ देखकर कहता है कि अगर उनके बेनिफैक्टर को बैकस्टैब करने का स्कैंडल बाहर आ गया तो उनके फैमिली का बिजनेस स्टैंडिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्राउंड पर पड़ी जाओ शुआन गुस्से में उसे गालियां देने लगती है। उसका फादर मीनवाइल सिचुएशन को पीसफुल नेगोशिएशन की तरफ वापस ले जाने की डेस्परेटली कोशिश करता है, लेकिन चिन फैन एक क्लियर डिमांड रखता है। जाओ शुआन को उसके पेरेंट्स से 100 टाइम्स अपोलोजाइज करनी होगी। फिर चिन फैन कोल्डली डिक्लेयर करता है, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई विल पर्सनली डिसमेंटल द होल जाओ फैमिली। उसके बाद वो अपने स्टंट पेरेंट्स की तरफ टर्न करता है। काम वॉइस में वो कहता है, इस बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। उधर जाओ शुआन फुल ऑन टैंट्रम करने लगती है और चिन फैन को मारने की डिमांड करती है, लेकिन उसका फादर उसे पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का उनका प्लान कंप्लीटली फेल हो चुका था। जो हंग अंदर ही अंदर रेज से भर गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस चिन फैन को वो एक इनकॉम्पिटेंट और इजीली कंट्रोलेबल पुशओवर समझ रहा था, उसी ने आकर उसका पूरा स्कीम एक ही मूव में बर्बाद कैसे कर दिया। फिर जाओ शॉन इंसिस्ट करती है कि वो लोग इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसका डैड उसे रीअश्योर करता है कि उनके पास चिन फैन के फैमिली को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसके हिसाब से चिन फैन सिर्फ ब्लफ कर रहा है क्योंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। वो कसम खाता है कि जिस तरह मेन ब्रांच चाहती है वो चिन फैन के फैमिली का हाल भी उतना ही मिजरेबल कर देगा। फिर वो ड्राइवर को कार चलाने का ऑर्डर देता है। कार तुरंत स्पीड पकड़ लेती है और कुछ ही देर में दूर निकल जाती है। लेकिन चिन फैन समझ चुका था कि जाओ फैमिली तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उन्हें वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिल जाता। इसलिए अब उसे उनके अटैक करने से पहले ही पहला मूव खुद करना होगा। उसके पेरेंट्स उसे गौर से देखते हैं। दोनों कंप्लीटली कंफ्यूज थे कि आज उनका बेटा इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है। चिन फैन उन्हें बताता है कि फाइनली उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो किसी भी सिचुएशन में पुश ओवर बनकर नहीं जीना चाहता। वो प्रॉमिस करता है अब से कोई भी तुम दोनों को बुली, ह्यूमिलिएट या हर्ट नहीं करेगा। उसके पेरेंट्स उसकी सडन चेंज से डीपली मूव्ड हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए वो खुद को ब्लेम करते हैं कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए,
लेकिन साथ ही वो उसे रिमाइंड करते हैं कि वो अब भी उनका सबसे बड़ा प्राइड है। चिन फैन अपनी मदर को रीएश्योर करता है कि सब कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन दिल ही दिल में अज़्योर हेवनली सॉवरेन के रूप में वो डिक्लेयर करता है कि अब वो इस दुनिया के रूल्स ही रीराइट करेगा। बाद में रात को चिन फैन मूनलाइट के नीचे ओपन स्काई में लीप करता है। वो क्विकली रियलाइज करता है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल ची की क्वांटिटी रिडिक्युलसली थिन है, इसलिए उसे कल्टीवेशन के लिए कोई डिसेंट लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। वो एक हाई राइज बिल्डिंग की छत पर ग्रेसफुली लैंड करता है और पूरे स्काईलाइन को स्कैन करता है। तभी उसे नियर बाय स्पिरिचुअल एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग सर्च फील होता है। चिन फैन स्माइल करता है, लगता है मेरी लक इतनी भी बैड नहीं है। वो तुरंत बिल्डिंग से जंप करता है और सिटी के अंदर छुपे एक सेक्लूडेड लेक की तरफ निकल पड़ता है। लेक के पास पहुंचते ही चिन फैन को फील होता है कि यहाँ स्पिरिचुअल ची काफ़ी डेंस है। वो समझ जाता है कि अगर उसने यहाँ की एनर्जी प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर ली तो वो ईजिली ची कंडेंसेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता है। पास्ट लाइफ में विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा की पावर लूज करके लेवल 1 पे रीसेट होना एक्चुअली चिन फैन के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उसकी पास्ट लाइफ में कल्टीवेशन को जल्दी जल्दी इंक्रीज करने की वजह से उसकी फाउंडेशन वीक हो गई थी, और इसी वीक फाउंडेशन की वजह से वो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के सामने कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो गया था। लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग अप्रोच फॉलो करेगा। इस बार वो स्क्रैच से एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेगा और तब तक रुकेगा नहीं जब तक इमॉर्टैलिटी अचीव नहीं कर लेता। डॉन होते ही सिटी के ऊपर सनलाइट फैलने लगती है। चिन फैन अपनी मेडिटेशन कंप्लीट करता है। अचानक उसकी बॉडी से एक वायलेंट सर्ज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्ट होता है। उसकी आंखें इंटेंस गोल्डन ग्लो से फ्लेयर अप हो जाती हैं। अपने मेरिडियंस को क्लियर करते वक्त उसने एक्सीडेंटली अपने बुद्धा इनहेरिटेंस की फायरी गोल्डन आइज अनलॉक कर ली थी। करंट लेवल पर ये आइज रियल डैमेज डील नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी बिल्ट इन एक्सरे विजन ऑलरेडी एक्टिव थी। नियर बाय एक एल्डरली मैन की नज़र इतनी सुबह मेडिटेशन करते हुए चिन फैन पर पड़ती है। ये एल्डरली मैन एल्डर यूई एक रिटायर्ड मिलिट्री टाइटन था। वो सुबह सुबह एक टीनेजर को इतनी सीरियसली ट्रेनिंग करते देखकर अम्यूज हो जाता है। चिन फैन कैजुअली ओल्ड मैन को बताता है कि वो बस सन और मून की एसेंस अब्जॉर्ब कर रहा था। ओल्ड मैन उसे मॉर्निंग एक्सरसाइजेस एंजॉय करने के लिए कहता है। चिन फैन डिसाइड करता है कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए, वरना उसके पेरेंट्स अननेसेसरीली पैनिक करेंगे। एल्डर यूई उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में जेन्युइन क्यूरियोसिटी आ जाती है। उसका बॉडीगार्ड इस सडन इनकाउंटर को सस्पिशियस मानता है और चिन फैन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की ऑफर देता है, लेकिन एल्डर यूई इसे हार्मलेस प्ले समझकर इग्नोर कर देता है। उसका अटेंशन अब उसकी ग्रैंड डॉटर शाओ जिन की इनकमिंग फ्लाइट पर शिफ्ट हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि शाओ जिन जल्द ही लैंड करने वाली है तो ओल्ड मैन के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड था। घर लौटकर चिन फैन ब्रेकफास्ट लेकर अनाउंस करता है, मैं आ गया। उसकी मॉम तुरंत पूछती है कि वो इतनी सुबह कहाँ गया था। चिन फैन बिना किसी हेजिटेशन के क्लासिक एक्सक्यूज दे देता है, बस मॉर्निंग जॉग के लिए गया था। मीनवाइल दूर से एक हिटमैन चिन फैन पर नजर रखे हुए था। वो फोन पर टारगेट कंफर्म करता है। उसे एक रैंडम टीनेजर ही नजर आता है, इसलिए असैसिन स्मर्क करता है और जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मॉर्निंग सनलाइट के नीचे एक स्लीक मॉडर्न मैंशन पीसफुली खड़ा था। मैंशन के अंदर काउच पर रिलैक्स्ड बैठी जाओ शॉन फोन पर अपने हिटमैन को ऑर्डर देती है। वो कहती है कि चिन फैन को अभी किल ना करे। वो चाहती थी कि चिन फैन को स्लोली टॉर्चर करके मारा जाए। जाओ शॉन की इम्पेशंस को समझते हुए चिन फैन मीनवाइल अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी मदर स्कूल से आई कॉल को लेकर एंग्शियस थी और पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था। उसके फादर उसे रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो स्कूल के साथ नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन चिन फैन कैजुअली बता देता है कि फैमिली को इंसल्ट करने के बाद उसने डीन को उसकी औकात दिखा दी। फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने पेरेंट्स को रीअश्योर करता है 3 दिन के अंदर वो डीन खुद हमारे डोर स्टेप पर आकर घुटनों पर अपॉलॉजी मांगेगा। उसके पेरेंट्स उसके absurd लेवल के कॉन्फिडेंस को सुनकर कंप्लीटली स्टन्ड रह जाते हैं। जब उसकी मदर पूछती है कि अब वो कहाँ जा रहा है, चिन फैन बताता है कि सस्पेंशन का यूज़ करके वो प्रॉपर वर्कआउट करने जा रहा है। वो एक वार्म स्माइल देता है और प्रॉमिस करता है, अब से मैं और स्ट्रांग बनूंगा ताकि तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसके पेरेंट्स उसे दूर जाते हुए देखते रहते हैं। दोनों को फाइनली रियलाइज होता है कि उनका बेटा सच में कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाला वीक और ईजिली बुलीड चिन फैन नहीं रहा। चिन फैन एक सीनिक पार्क में पहुंचता है जहां एक पीसफुल लेक सिटी के नॉइज से कंप्लीटली आइसोलेटेड था। वो लेक के बीच एक रॉक पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। फिर वो अपनी 500 ईयर्स की कल्टीवेशन मेमोरीज को एक्टिवेट करता है और एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को रैपिडली अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अपना माइंड कंप्लीटली फोकस करते हुए चिन फैन रियलाइज करता है कि इमॉर्टल कल्टीवेशन की थ्रेशहोल्ड क्रॉस करना अब सिर्फ टाइम की बात है।
नियर बाय एल्डर यूई की नज़र दोबारा चिनफैन पर पड़ती है। उसका असिस्टेंट भी एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रेंज चेंज फील करता है। असिस्टेंट सडनली वार्न करता है, एल्डर यूई, इस एरिया की एनर्जी बहुत रैपिडली ड्रेन हो रही है। ये सुनकर एल्डर यूई कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड रह जाता है। वो डिसबिलीफ में लेक की तरफ देखता है। उसकी आंखों के सामने चिनफैन के अराउंड स्पिरिचुअल ऑरा का एक मैसिव स्वर्ल फॉर्म होने लगता है। तब एल्डर यूई रियलाइज करता है ये लड़का एक्टिवली कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन इसी पीसफुल लेक एरिया की तरफ मीनवाइल हैवी फुटस्टेप्स अप्रोच करने लगते हैं। चिनफैन अभी भी डीप मेडिटेशन में कंप्लीटली इमर्स था। तब एक बीफी थग अपनी नकल्स क्रैक करता है। उसके पीछे उसके साथी खड़े थे। वो सबको रैली करते हुए बोलता है कि जिस टॉप डॉलर का प्रॉमिस किया गया है उसे अर्न करने के लिए अब इस किड को अच्छी तरह बीट करना होगा। उधर चिनफैन क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा हुआ था और उसके अराउंड ब्लू एनर्जी स्वर्ल कर रही थी। वो कंप्लीटली काम था और अपनी ऑरा पर फोकस करते हुए ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। तभी हायर्ड थग्स का एक पूरा स्क्वाड वहां आ पहुंचता है। उनका लीडर चिनफैन को देखकर चकल करता है और बोलता है कि इस बाउंटी को कंप्लीट करना तो बहुत ईजी होने वाला है। साइड में खड़े असिस्टेंट ने एल्डर यी से पूछा कि क्या उन्हें इंटरवीन करके इन इंट्रूडर्स को हटा देना चाहिए, लेकिन एल्डर यी ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि अभी वेट करो, क्योंकि वो खुद देखना चाहता है कि क्या ये लड़का सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखता है। थग बॉस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि चिनफैन उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। इसलिए वो अपने मेन को ऑर्डर देता है कि पूरी फाइट को रिकॉर्ड करो ताकि उनका एम्प्लॉयर भी चिनफैन को सफ़र करते हुए देख सके। एक गून क्लब लेकर चिनफैन की तरफ चार्ज करता है। वो अपने पार्टनर को भी कैमरे का क्लियर एंगल लेने के लिए कहता है ताकि अपकमिंग बीट डाउन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो सके। वो पूरी फोर्स से क्लब स्विंग करता है और घमंड से बोलता है कि कुछ ही सेकंड्स में चिनफैन उसके सामने बैक करेगा। लेकिन क्लब चिनफैन के चेस्ट तक पहुंचने से पहले ही चिनफैन उस अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है। गून को अपनी मिस्टेक समझने का टाइम भी नहीं मिलता। चिनफैन एक पावरफुल काउंटर स्ट्राइक करता है। उसकी इनसेन फोर्स से गून हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। चिनफैन कैजुअली खड़ा होता है और बाकी गैंग की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोगों का टाइमिंग एक्चुअली परफेक्ट है। अभी अभी उसने सक्सेसफुली ची रिफाइनिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था। वो वुडन स्टिक को ब्लू एनर्जी से कोट करता है और अपने लिम्स को वार्म अप करने लगता है। बुशेस के पीछे से थग बॉस गुस्से में चिल्लाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक किड की थोड़ी रेजिस्टेंस देखकर उसके मेन फ्रीज हो गए। वो उन्हें $200,000 रिवॉर्ड का लालच देता है और रिमेनिंग गूंस को ऑर्डर करता है कि सब एक साथ चिनफैन पर अटैक करें। चिनफैन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो इन्फ्यूज वुडन स्टिक को स्विंग करता है और पहले अटैकर को एक ही स्ट्राइक में फोल्ड कर देता है। मोमेंटम लूज किए बिना वो स्पिन करता है और सेकंड थग को भी स्टिक से हिट करता है। सेकंड थग हवा में उछलकर ज़मीन पर जा गिरता है और पेन में करहाने लगता है। थग बॉस हॉरर में सब कुछ देखता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल टीनेजर ने उसकी पूरी स्क्वाड को इतनी ईजिली कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। असिस्टेंट भी एडमिट करता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये किड इतना स्किल्ड होगा। मीनवाइल एल्डर यी को ये पूरा स्पेक्टिकल और भी एंटरटेनिंग लगने लगता है। वो कैजुअली अपनी टी का एक सिप लेने ही वाला था कि अचानक एक फेमिलियर वॉइस जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडपा। एल्डर यी सरप्राइज से रुक जाता है। उधर चिनफैन डिफीटेड थग्स के पाइल के ऊपर खड़ा था। उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि उसके हिसाब से ये फाइट प्रॉपर वार्म अप के लायक भी नहीं थी। वो टेरिफाइड थग बॉस की तरफ देखता है और डिक्लेयर करता है, मेरा नाम चिनफैन है। अब मैं इतना पावरफुल हूं कि कोई भी मुझे दोबारा प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। चिनफैन को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। ये वही गैंग थी जो उसकी पास्ट लाइफ में भी उसके पास आई थी। तब ये लोग पूरे एलीवेज में फ्रीली घूमकर ट्रबल क्रिएट करते थे। पास्ट लाइफ में थग बॉस ने चिनफैन को पकड़कर थ्रेटन किया था और कहा था कि जाओ फैमिली के थ्रू सोशल लैडर क्लाइंब करने की कोशिश बंद कर दे। उसने ये तक धमकी दी थी कि अगर चिनफैन ज़्यादा बोलता रहा तो नेक्स्ट टारगेट उसके पेरेंट्स होंगे। लेकिन 500 साल बाद सिचुएशन कंप्लीटली उलट चुकी थी। वही थग बॉस अब चिनफैन के सामने नीज पर था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो डेस्परेट होकर बोलता है कि वो बस एक अंडरलिंग है और उसका कोई रियल पावर नहीं है। चिनफैन सीधा पूछता है, जिस आदमी ने तुम्हें पेमेंट दी थी वो कैश कहाँ है? डर के मारे थग बॉस तुरंत एक कार्ड निकालता है और उसके साथ पासवर्ड भी हैंड ओवर कर देता है। कार्ड देखते ही चिनफैन समझ जाता है कि जाओ श्वान ने ही उन्हें साइलेंस करने के लिए भेजा था। लेकिन चिनफैन जानता था कि जाओ श्वान का ये छोटा सा प्लान अब कंप्लीटली फेल होने वाला है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक एक लाउड वॉइस आती है, वहीं रुक जाओ। एक लड़की शाओ जेन वहाँ रश करते हुए आती है और चिनफैन पर पब्लिक रॉबरी का एक्यूजेशन लगा देती है। उसके पीछे एक ओल्ड मैन भी उसका पीछा करते हुए आ रहा था। क्राइंग थग तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है। वो ब्यूटीफुल लेडी से बैक करने लगता है कि वो उसे चिनफैन से बचाए, लेकिन चिनफैन उसकी बात कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो एक और थग को कैजुअली ब्रूटल किक मारता है।
थग सीधा ज़मीन पर जा गिरता है और पेन से कंप्लीटली फोल्ड हो जाता है। शाओ ज़ेन मिड स्टेप पर फ्रीज हो जाती है। उसे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। चिन फैन फ़ोन पकड़े हुए एक थग की तरफ देखता है और पूछता है, सब रिकॉर्ड किया है ना? फिर वो जाओ शुआन के लिए मैसेज भेजता है, अपनी इनकॉम्पिटेंट स्टाफ को कंट्रोल करना सीखो। फिर वो कामली ऐड करता है, और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हमारी नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हारे लिए एक मैसिव सरप्राइज रेडी होगा। वो थक को ऑर्डर देता है कि पूरी रिकॉर्डिंग जाओ शुआन को सेंड कर दे, लेकिन तभी शियो ज़ेन उसकी तरफ लंच करती है। वो चिन फैन को रुकने का ऑर्डर देते हुए कहती है कि आज कोई थग एस्केप नहीं करेगा। वो उसे सबड्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन चिन फैन कैजुअली उसका आर्म पकड़ लेता है और कहता है, तुम सिचुएशन को कंप्लीटली गलत समझ रही हो। शियो ज़ेन उसकी बात सुनने को रेडी नहीं थी। वो कहती है कि ये सब एक्सप्लेनेशन कॉप्स के सामने देना और दोबारा अटैक कर देती है। वो एक पावरफुल हाई किक अनलीश करती है, लेकिन चिन फैन ईजिली डॉज कर लेता है। उसकी स्टैंस को देखकर वो कैजुअली रिमार्क करता है, तुम्हारी स्टैंस सिर्फ फ्लैशी है, इसमें एक्चुअल सब्सटेंस कुछ भी नहीं। अगले ही मोमेंट चिन फैन उसे रिस्ट्रेन कर लेता है। शियो ज़ेन स्ट्रगल करते हुए चिल्लाती है, मुझे छोड़ो लिटिल पंक। उसे पिन डाउन देखकर एल्डर ई का अटेंडेंट तुरंत आगे रश करता है। वो चिन फैन को ऑर्डर देता है, मिस को तुरंत रिलीज करो। चिन फैन बिल्कुल नहीं फ्लिंच करता। वो एक सिंगल स्ट्राइक से बॉडीगार्ड को हवा में उड़ा देता है। एल्डर ई और शियो ज़ेन दोनों एब्सोल्यूट शॉक में चिन फैन को देखते रह जाते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने सब कुछ इतनी एफर्टलेसली हैंडल कर लिया। चिन फैन रियलाइज करता है कि ये बॉडीगार्ड एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो कामली कहता है, तुम लोगों ने पहला पंच थ्रो किया था, इसलिए अब मेरा थोड़ा सीरियस होना भी फेयर है। अगले ही सेकंड चिन फैन एक इंसेनली फास्ट और हैवी स्ट्राइक अनलीश करता है। बॉडीगार्ड को एक ही हिट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया जाता है। वो ग्रास पर स्किड करता हुआ दूर जाकर गिरता है, एक सिंगल स्ट्राइक से बैडली रेक्ट। शियो ज़ेन शॉक में फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक एंजने स्टेज सोल्जर को एक टीनेजर ने सिर्फ एक शॉट में डिफीट कर दिया। वो चिन फैन को डिसबिलीफ में देखती रह जाती है, उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को प्रोसेस करने की कोशिश करती हुई। ओल्ड टाइटन सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि उन्हें लगा था चिन फैन लोगों को रॉब कर रहा था। शियो ज़ेन और कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में एक्चुअल विक्टिम कौन था। चिन फैन कैजुअली क्लैरिफाई करता है, मैं सिर्फ उन थग्स को बीट कर रहा था जो मेरी फियांसे ने मुझे जंप करने के लिए हायर किया था, और मैंने बस उनकी पेमेंट कॉन्फिस्केट की है। उसे तुरंत याद आता है कि कुछ देर पहले वही थग्स उससे मर्सी के लिए बेग कर रहे थे। ये मेमोरी उसकी स्टोरी को कंफर्म कर देती है। शियो ज़ेन रियलाइज कर लेती है कि उसने चिन फैन को कंप्लीटली गलत जज किया था। बिना किसी हेजिटेशन के चिन फैन उसकी डिसलोकेटेड रिस्ट को पकड़ता है और एक क्विक मूवमेंट में उसे वापस जॉइंट में सेट कर देता है। शियो ज़ेन को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। चिन फैन शियो ज़ेन को कामली एडवाइस लेता है, अगली बार अपनी सेंस ऑफ जस्टिस को सही पर्सन के अगेंस्ट यूज करना। शियो ज़ेन ऑकवर्डली स्टैमर करते हुए अपॉलॉजी मांगती है। चिन फैन की मर्सी के लिए ग्रेटफुल ओल्ड मैन उससे उसका नाम पूछता है ताकि वो फ्यूचर में उसका फेवर रिटर्न कर सके, लेकिन चिन फैन को स्मॉल टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस एक क्रिप्टिक वार्निंग देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो ओल्ड मैन से कहता है कि अपने बॉडीगार्ड का ट्रीटमेंट करवाने के बाद खुद भी हॉस्पिटल जाकर फुल बॉडी चेकअप करवाना। ये सुनकर ओल्ड मैन और शियो ज़ेन दोनों साइलेंट बिविल्डरमेंट में चिन फैन को देखते रह जाते हैं। चिन फैन बिना पीछे देखे वहाँ से वॉक अवे कर जाता है। ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि चिन फैन की एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए। फिर वो रिवील करता है कि उनके बॉडीगार्ड को इतनी ईजिली डिफीट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म ग्रैंड मास्टर में हो सकती है। शियो ज़ेन ये सुनकर और भी शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि अगर चिन फैन ने इतनी यंग एज में सिर्फ एंट्री स्टेज भी रीच कर लिया हो तो भी वो ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट प्रोडिजी मानो जाता। ओल्ड मैन भी फाइनली रियलाइज करता है कि उनके सामने जो युद्ध था वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एनॉमली था, ऐसा जीनियस जो फ्यूचर में पूरे मार्शल वर्ल्ड के एब्सोल्यूट पीक तक पहुंच सकता था। दोनों स्टन रह जाते हैं और चिन फैन मीनवाइल बिना किसी टेंशन के अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है।